हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे हिंदी साहित्य। आज हम एकदम सरल शब्दों में पढ़ेंगे भाषा किसे कहते हैं। अब भाषा के रूप, बोली और भाषा में क्या अंतर है। तो चलिए बिना देर के हुए आरंभ करते हैं। भाषा किसे कहा जाता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह सोच विचार कर सकता है, अपनी सोच को दूसरों के सामने रखना चाहता है। यानी कि मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहने के लिए भाषा की बहुत ही आवश्यकता पड़ती है। क्यों पड़ती है भाषा की आवश्यकता? क्योंकि इसलिए पड़ती है क्योंकि भाषा ही वह साधन है जो मनुष्य को जोड़े रखता है। यानी कि भाषा ही वह माध्यम है जिसके माध्यम से, भाषा के माध्यम से मनुष्य अपने विचार, अपने भाव को दूसरे मनुष्य के सामने प्रकट कर सकता है, बोल सकता है। ठीक है, इसलिए भाषा की ज़रूरत पड़ती है। आगे बढ़ते हैं। इससे आधार मानो तो आदि मानव ने अपने मन में उठने वाले भावों और विचारों को व्यक्त करने के लिए पहले संकेतों या कुछ ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया होगा। यानी कि पहले जब भाषा का विकास नहीं हुआ था, तो पहले के ज़माने में आदि मानव, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हो कि आदि मानव अपने मन में उठने वाले भाव, वो भी तो एक आदि मानव थे मानती हूँ, पर उनके भी अंदर में भाव विचार उत्पन्न होते होंगे ना। तो वे अपने भावों को किसके माध्यम से प्रकट करते थे? चिन्ह, संकेत, ध्वनि के माध्यम से। ठीक है, तो सीख लिए इसमें दिया गया है कि इसे आधार मानो तो आदि मानव ने अपने मन में उठने वाले भावों और विचारों को व्यक्त करने के लिए पहले संकेतों या कुछ ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया होगा। धीरे धीरे इन्हीं ध्वनि को व्यवस्थित किया गया होगा। कुछ ध्वनि समूह किसी विशेष वस्तु का प्रतीक बनते गए। संकेतों का स्थान शब्दों ने ले लिया। एक के बाद एक शब्द जुड़ते चले गए और यहीं से भाषा का जन्म हुआ। ठीक है, आपको पता चल गया भाषा का जन्म किस प्रकार से हुआ था। आगे बढ़ते हैं। आज के सभ्य मनुष्य समाज का कार्य व्यवहार भाषा के बिना संभव नहीं है। चलिए, तो आपसे बताइए, क्या भाषा के बिना हम कोई कार्य कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। कोई भी कार्य को करने के लिए भाषा की बहुत ही आवश्यक पड़ती है। ठीक है, भाषा के बिना तो समाज नहीं चल सकता, देश नहीं चल सकता। क्योंकि जब भाषा ही नहीं रहेगा तो मनुष्य आपस में कैसे अपने भाव को प्रकट करेंगे, कैसे अपने बात विचार करेंगे? वह तो केवल भाषा के माध्यम से ही संभव है। इसीलिए भाषा का बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पशु पक्षियों की भी अपनी भाषा होती है, लेकिन उसे सिर्फ वे ही समझ सकते हैं। केवल मनुष्य ही है जो भाषा का विविध रूपों में प्रयोग करता है। यानी कि पशु पक्षियों की भी अपनी एक भाषा होती है। जैसे चिड़िया की भाषा, कोयल की भाषा कू कू, कौवा की भाषा काऊ, जैसे कि बकरी की भाषा मैं। यानी कि ये लोग की भी एक ये सब भाषा है और वे भी अपने भाषा में वार्तालाप करते हैं। लेकिन इन सब की भाषा हम और आप क्या समझ पाते हैं? नहीं समझ पाते हैं। तो केवल पशु पक्षी की भाषा केवल वही लोग, मतलब केवल पशु पक्षी ही समझ सकते हैं, हम मनुष्य नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, और इसमें बोला है कि केवल मनुष्य ही है जो भाषा का विविध रूपों में प्रयोग करता है। अगर हम एक सरल वाक्य में, एक शब्दों में कहें तो भाषा वे साधन है जिसके द्वारा भावों और विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। ठीक है, आप सब समझ गए होंगे कि भाषा किसे कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, भाषा के रूप देखते हैं। ठीक है, मनुष्य बोलकर और लिखकर अपने भाव और विचार व्यक्त करता है तथा सुनकर और पढ़कर दूसरों के भाव या विचार ग्रहण करता है।
संकेतों द्वारा भी भाव या विचार अभिव्यक्त किए जाते हैं, लेकिन संकेतों की कोई माफ़ कीजिएगा, इसमें थोड़ा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। अतः इन्हें भाषा नहीं कहा जा सकता। ठीक है, यानी कि इसमें बोला गया है मनुष्य बोलकर और लिखकर अपने भाव और विचार को व्यक्त करता है, और तथा सुनकर, पढ़कर। हम ये चार ही चीज़ से तो अपने भाव को व्यक्त करते हैं ना, पढ़कर, लिखकर, सुनकर, बोलकर। और संकेतों द्वारा भी कुछ हद तक अपने भाव को प्रकट किया जा सकता है, पर कुछ हद तक नहीं। हम केवल संकेत के माध्यम से ही अपने भाव को प्रकट नहीं कर सकते। हाँ, कुछ कुछ कर सकते हैं, पर संपूर्ण रूप से नहीं कर सकते। संपूर्ण रूप से हमें भाषा की ही आवश्यकता पड़ती है। अगर जैसे कहा जाए संकेतों के माध्यम से मनुष्य किस प्रकार से अपने भाव को प्रकट करता है, तो जब हम जैसे कि रास्ते में जाते हैं, बाज़ार में, कहीं मार्केट जाते हैं, तो वहाँ पे देखते हैं रास्ते में एक सिग्नल रहता है जिसमें हरी लाइट जलती है और लाल कलर की बत्ती जलती है और पीली कलर की बत्ती जलती है, जिसमें उसका संकेत ये होता है, हरी कलर की जब बत्ती जलती है तो उसका संकेत ये होता है कि आगे बढ़े, और लाल कलर की बत्ती जब जलती है तो उसका अर्थ ये होता है कि रुक जाए। और जब ऑरेंज या पीली कलर की बत्ती जलती है, इसका अर्थ ये होता है कि हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाए। ठीक है, और जैसे आप सब ये भी जानते होंगे कि जब हम लोग कहीं रेल की यात्रा करते हैं, कहीं जाते हैं अपने गांव में या कहीं घूमने दूर जाते हैं, तो ट्रेन में बैठ के जाते हैं जब, तो वहाँ पर भी दिखेगा कि जब ट्रेन खुलती है तो उस समय हरी झंडी दिखाकर और ट्रेन को आगे बढ़ने का संकेत देता है, और जहाँ लाल झंडी दिखाते हैं यानी कि आगे खतरा है और रुकने का संकेत देता है। तो इस प्रकार से सांकेतिक भाषा भी होती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। भाषा, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा मूल रूप से मौखिक है, बोलकर और सुनकर भावों और विचारों का आदान प्रदान मौखिक भाषा है। हम सबसे पहले मौखिक भाषा ही सीखते हैं, इसके लिए कोई विशेष यत्न नहीं करना पड़ता। दूरदर्शन के कार्यक्रम, आपस में बातचीत करना, कहानी सुनाना आदि मौखिक भाषा है। यानी कि मौखिक भाषा हम अपने वातावरण में, जिस वातावरण में पल रहे हैं, अपने चारों ओर देख के, सुन के हम मौखिक भाषा सीखते हैं। परंतु लिखित भाषा के लिए एक विद्यालय की आवश्यकता होती है। देखिए, मौखिक भाषा स्थायी नहीं होती, क्योंकि इसमें समय समय पर परिवर्तन होते रहते हैं। इसीलिए लिखित भाषा का जन्म हुआ। लिखकर और पढ़कर अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करना लिखित भाषा है। इसे प्रयत्न सीखना पड़ता है। विद्यालय का गृह कार्य करना, समाचार पत्र या पत्रिकाएं पढ़ना, ईमेल आदि लिखित भाषा के उदाहरण हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, भाषा के अन्य विविध आयाम या रूप को देखते हैं। बोली भाषा का छोटा या क्षेत्रीय रूप है। इसका साहित्य लिखित रूप में नहीं होता, अपितु लोक कथाओं या लोक गीतों के रूप में मिलता है। बोलियां ही विकसित होकर भाषा का रूप ले लेती है। हमारी हिंदी भाषा का विकास भी खड़ी बोली से हुआ है। तो आप सब बता सकते हैं कि हमारी हिंदी भाषा का विकास कहाँ से हुआ है? खड़ी बोली से हुआ है। चलिए बोली और भाषा में अंतर देखते हैं। बोली यानी बोली किसे कहते हैं? ठीक है, अंतर। बोली सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। भाषा का क्षेत्र व्यापक है। बोली का मौखिक साहित्य होता है, भाषा का साहित्य लिखित रूप में होता है। बोली का स्वरूप मानक नहीं होता, भाषा का स्वरूप मानक होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। उपभाषा।
उपभाषा का क्षेत्र बोली की अपेक्षा बड़ा होता है। इसका साहित्य मौखिक के साथ लिखित क्षेत्र में भी विस्तृत था, इसलिए ये उपभाषा कहलाई। चलिए अब देखते हैं उपभाषा और उनकी बोलियों की सूचियाँ। ठीक है। उपभाषाएं: पश्चिमी हिंदी वर्ग, पूर्वी हिंदी वर्ग, बिहारी हिंदी वर्ग, राजस्थानी हिंदी वर्ग, पहाड़ी हिंदी वर्ग, यानी कि ये सब उपभाषाएं हैं। पश्चिमी और में कौन कौन सी भाषाएं का प्रयोग करते हैं। पूर्वी में कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं, बिहारी में कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं, राजस्थानी और पहाड़ी हिंदी में कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं। तो पश्चिमी हिंदी में ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी, खड़ी बोली, ये सारी भाषाएं का प्रयोग होता है। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। बिहारी हिंदी में भोजपुरी, मैथिली, मगही। राजस्थानी हिंदी में जयपुरी, दुंडाड़ी, मेवाती, मारवाड़ी, मालवी। पहाड़ी हिंदी वर्ग में कुमाऊनी, गढ़वाली। चलिए आप सभी को समझ में आ गया होगा बोली और उपभाषाएं और बोलियां। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं मातृभाषा, यानी कि ये भाषा के विविध रूप के अंतर्गत भी ये आ जाता है। ठीक है। चलिए तो पढ़ते हैं मातृभाषा। जिस भाषा को हम अपने घर में बोलते हैं यही हमारी मातृभाषा कहलाती है। ज्ञान का सबसे उपयुक्त माध्यम मातृभाषा है। पंजाब में रहने वाले की मातृभाषा पंजाबी, बंगाल में रहने वाले की बंगाली और तमिलनाडु में रहने वाले की मातृभाषा तमिल होगी। ठीक है। अगर सरल शब्दों में कहा जाए मातृभाषा उसे कहा जाता है जो हम अपने घर परिवार में रह कर सीखते हैं। जैसे कि मातृभाषा यानी कि माँ के द्वारा बोली गई भाषा, ये सबकी अलग अलग होती है। जैसे कि आप यहाँ देखें उदाहरण में बंगाली, पंजाबी, मराठी, ये सब भाषाएं हैं। ये जो भी माँ के द्वारा जो बोली जाती है भाषा वह हमारी मातृभाषा कहलाती है और उसी को हम ग्रहण करते हैं, सीखते हैं। ठीक है। अब देखते हैं राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा यानी वे भाषा जो देश के अधिकांश प्रदेशों, समाज के विभिन्न वर्गों और समुदायों द्वारा बोली जाती हैं। इस दृष्टि से हिंदी का स्थान सर्वोपरि है क्योंकि ये देश के लगभग 70% लोगों द्वारा बोली जाती हैं। राज्यभाषा। राज्यभाषा वो भाषा है जिसका प्रयोग सरकारी कार्यालयों में कामकाज के लिए होता है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारतीय संविधान द्वारा राज्यभाषा का दर्जा दिया गया। इस दिन को प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आप सभी को पता चल गया होगा कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि उस दिन हिंदी को राज्यभाषा स्वीकार किया गया, घोषणा किया गया कि हमारी देश की राज्यभाषा हिंदी होगी। ठीक है। अब पढ़ते हैं मानक भाषा। भाषा के एक रूपता को बनाए रखने के लिए विद्वानों द्वारा भाषा के अनेक रूपों में से जिस रूप को मान्यता दी जाती है वे भाषा का मानक रूप कहलाता है। खड़ी बोली हिंदी हमारी मानक रूप है। संपर्क भाषा वे भाषा जिसका प्रयोग लोग आपस में संपर्क करने के लिए करते हैं वे संपर्क भाषा कहलाती है। भारत की संपर्क भाषा हिंदी और विश्व की संपर्क भाषा अंग्रेजी है। यानी कि हम मनुष्य एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो जैसे कि दोनों व्यक्ति को एक भाषा ज्ञान हो तो वे संपर्क भाषा कहलाता है। और हम भारत में खास करके हिंदी का ज़्यादा प्रयोग होता है और भारत के बाद बाहर देश में अंग्रेजी का प्रयोग होता है। इसी के लिए हिंदी हमारी संपर्क भाषा है और अंग्रेजी बाहर की संपर्क भाषा है। आगे बढ़ते हैं भारतीय की भाषाएं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को स्थान दिया गया है जो इस प्रकार है: असमिया, ओडिया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी,
कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बंगला, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, सिंधी, हिंदी। तो आज हम ये क्लास यहीं पे समाप्त होता है। तो आज हमने सीखा भाषा किसे कहते हैं, भाषा के रूप, बोली और भाषा में अंतर। तो अगले क्लास में फिर से मिलते हैं और उसमें सीख में बताऊंगी लिपि किसे कहा जाता है। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टाटा।